सो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक. नाउ वी आर स्टार्टिंग द लेक्चर नंबर 3. सो इस वीडियो से पहले आप #22 और #26 वीडियो अगर आप वॉच करेंगे सो दैट विल बी वेरी वेरी गुड, बिकॉज जो मैंने बीच में टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं वो इस वीडियो में काफ़ी यूज़ होंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर #28 video, the third video on S block elements. Here we will see the uses, the physical properties of alkaline earth metals, the biological importance, and हम ये देखेंगे कि किसके साथ कौन diagonal relationship show करता है. So as usual, this is the syllabus for JEE. नीट का भी यही syllabus है, KVPY and CET. So just to motivate you, सक्सेस इज़ द सम ऑफ ऑल स्मॉल एफर्ट्स. जो आप बाद में जो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डेली मेहनत कर रहे हैं और उसका आपको इकट्ठा उसका सम मिलेगा. सो कीप वर्किंग हार्ड एंड स्मार्ट. आगे स्टार्ट करते हैं. सो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अब हम क्या किया हमने, अब हम ग्रुप 1 से आ गए ग्रुप 2 पे. बहुत ध्यान से सुनना, अच्छे से साइड में आराम से बैठ के विद द ईयरफोन और हेडफोन, पूरे फोकस के साथ. सो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, मतलब न्यूक्लियर की पावर बढ़ती है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की, एंड साइज हो जाता है छोटा. ठीक है, चलिए अब इसका मैं आगे इस्तेमाल करूँगा. सो रेडियम वॉज डिस्कवर्ड बाय ओर पिच ब्लेंड. ये इसकी एक ओर है. सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया क्या, ताकि आपको याद रहे कि रेडियम इज़ रेडियो एक्टिव. और मैडम क्यूरी का आपने नाम सुना होगा. शी वॉज द वन जिन्होंने इनका डिस्कवरी किया था बेटा. मैडम क्यूरी के नाम पे आपने मूवी भी देखी होगी, सुनी होगी, है ना. और रेडियो एक्टिविटी में इनको 2 नोबेल प्राइज़ मिले हैं. तो चलिए ये एक मोटिवेशन हो गया आपके लिए. आगे चलते हैं. सो ये NCERT से है. आपको पता है एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स हैं, वो कहाँ मिलते हैं, अर्थ के अंदर मिलते हैं. एंड दे आर एल्कलाइन इन नेचर एक्सेप्ट वन. कौन है वो, बेरिलियम का ऑक्साइड. याद रखना बच्चों. और बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ यहाँ पर क्या शो करता है, डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है. अगर इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सभी में आउटर मोस्ट शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे. हेंस वी कैन से इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ NS2. सबसे मुलाकात करा देता हूँ आपकी. बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राज़ी. बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज़ी. बेटी मांगे कार सेंट्रो बाप राज़ी. ऐसे आप इसको याद कर सकते हो. यूजेस मैं हमेशा पहले इसलिए डालता हूँ क्योंकि आप इनको मिस कर जाते हो, फिर ये डायरेक्ट पेपर में दिखते हैं आपको. सो बेरिलियम इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड बेरिलियम एंड इट इज़ यूज्ड इन हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग्स. स्प्रिंग समझते हो ना आप, ऐसे 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 होती हैं. बेरिलियम इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग द विंडोज़ ऑफ एक्सरे ट्यूब्स. एक्सरे कराने जाते हैं ना. मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के एलॉय है, मैग्नीलम आपने सुना होगा. ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो यूज इन एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन. आप उधर पढ़ सकते हो. मैंने एलॉयज़ के ऊपर एक बहुत बढ़िया कांजी भाई वाला वीडियो बनाया, उसको आप देख सकते हो. दैट विल हेल्प यू. मैग्नीशियम रिबन आपने सुना होगा, है ना. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. आजकल तो बहुत सारे एंटासिड आ गए हैं, जैसे गैसोफास्ट, इनो. बट पहले ये सब नहीं होता था. पहले किसी को एसिडिटी होती थी स्टमक में तो उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये दे देते थे. पेट में एसिडिटी, ये बेस का काम करता था और एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता था. ठीक है, सो दीज आर दी यूजेस आप पढ़ सकते हो. कैल्शियम एंड बेरियम आर यूज टू रिमूव दी एयर फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स. रेडियम इज यूज इन दी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. सो ये आप पढ़ सकते हो. वेरी इंपॉर्टेंट. यूजेज आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट. डायरेक्टली NCERT से क्वेश्चन आते हैं. सो आपको पहले ही मैंने बता दिया है. आगे चलते हैं विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज़. आपको पता है ग्रुप 2 का साइज़ छोटा हो चुका है अभी, है ना. चलिए, तो अगर मैं साइज़ की बात करूँ, एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट साइज़ छोटा हो गया है. और अगर हम टॉप से बॉटम में जाएंगे तो टॉप से बॉटम में नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ती है. यहाँ 2 शेल थी, अभी 3 शेल हो गई. शेल्स बढ़ गई तो साइज़ क्या हो जाएगा,
साइज विल ऑल्सो इंक्रीज। तो ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ जाता है। सो अब ये वीडियो फुल फ्लेज फ्लो में स्टार्ट हो गया है। अपना पेन पेपर लेके बैठो और धीरे धीरे साथ में ही नोट्स बनाते रहो, ठीक है। और वीडियो के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे मोटिवेट करना कि आपको कितना अच्छा लगा, कितना समझ में आया। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें सो आपको पता ही है कि ये सब 2 इलेक्ट्रॉन ही लूज़ कर सकते हैं एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकते हैं। सो इनकी फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में जो है ना डिफरेंस बहुत ही कम है। सो दैट इज़ वाई ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। ओके, डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का एक अच्छा यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखने को आपको मिलेगा। आपको पता है डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। अब क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं ना तो मास ज़्यादा बढ़ता है एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम, हेंस डेंसिटी बढ़ती है। अब आप देखोगे बेरिलियम से मैग्नीशियम तक और कैल्शियम तक तो डेंसिटी कम होगी और उसके बाद बेरियम रेडियम की बढ़ जाएगी। तो नीचे आने पे बढ़नी चाहिए थी, है ना। होना क्या चाहिए था कि यहाँ पर ऐसा एरो होना चाहिए था, बट बेरिलियम और कैल्शियम में और मैग्नीशियम में आप देख सकते हो, खासकर मैग्नीशियम और कैल्शियम में वहाँ पर कुछ अलग हमें देखने को मिल रहा है, जो हमें सोडियम पोटेशियम में भी मिला था, याद है। तो उसका रीज़न याद है आपको, सिंपल सा रीज़न था। कैल्शियम में कौन आ जाता है, कैल्शियम में आ जाते हैं डी ऑर्बिटल्स, जो कि मैग्नीशियम में नहीं थे, है ना। 2s2 2p2 होता है ना ये, और 2 के अंदर डी नहीं होता, बट यहाँ 3s2 3p2 है और यहाँ डी ऑर्बिटल होते हैं। सो कैल्शियम के केस में वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए कैल्शियम की डेंसिटी कम है और मैग्नीशियम की ज़्यादा है। बस एक यहीं पर यही है जो बच्चों को थोड़ा परेशान कर सकता है। तो ये एक्सप्लेनेशन आप याद रखना, ठीक है। सीधे सीधे इस पर क्वेश्चन भी आए हुए हैं कि मैग्नीशियम और कैल्शियम में मैग्नीशियम की डेंसिटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि कैल्शियम के केस में वॉल्यूम बढ़ जाता है डी ऑर्बिटल्स की वजह से, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ग्रुप 1 2 को कंपेयर करें तो 2 का क्या हो गया है, साइज़ कम हो गया। साइज़ कम तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है जिसका आप आंसर मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो। ये नीट और एम्स का क्वेश्चन है, ठीक है। कोहेसिव फोर्सेस की बात करें तो एज वी मूव फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 2 व्हाट इज हैपनिंग, साइज क्या हो रहा है, छुटकू होता जा रहा है ना, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, मतलब उनके बीच में फोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं। और इसीलिए आपको आगे भी पता चलेगा कि मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं, इसलिए हार्डनेस भी उनकी बढ़ जाती है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। सो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स आर मोर हार्डर देन ग्रुप 1 एलिमेंट्स। टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड। अब आपको पता है अगर कैटायन का साइज छोटा होता है सो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, और अगर कैटायन का साइज बड़ा होता है तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो किसका सबसे बड़ा साइज होगा, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, बेरियम का, है ना। तो ये सब जो है इनके साइज बड़े हैं, तो ये आयनिक बॉन्ड बनाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो कंपाउंड्स बनते हैं ना उनको हम आयनिक ना बोल के उनको हम कोवेलेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कोवेलेंट, क्योंकि बच्चों उनका साइज छोटा है तो उनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखना बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो भी कंपाउंड्स बनते हैं दे आर नॉट आयनिक, दे आर कोवेलेंट ओनली, ओके। चलिए याद रखना ये सब चीज़ें। आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बच्चे बोलते सर ये तो समझ में ही नहीं आ सकता, बहुत इजी है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये उसका ज़्यादा होगा जिसकी टेंडेंसी अपना इलेक्ट्रॉन देने की क्या हो, ज़्यादा हो। अब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का क्या हो गया है, साइज़ छोटा हो गया है। साइज़ छोटा हो गया तो वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहते, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा, ठीक है। आप इसको रीड कर सकते हो। दूसरा, बेरिलियम से बेरियम तक किसका साइज़ बड़ा है, इन भाई साहब का साइज़ बड़ा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली दे सकते हैं, हेंस
इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। कलर्स और डायमैग्नेटिक आयंस की बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, जैसे बेरिलियम है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, तो अब ये नोबल गैस हीलियम की तरह हो गया, और क्योंकि अब ये हीलियम की तरह हो गया तो ये क्या हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। और डायामैग्नेटिक है तो इसके कंपाउंड्स कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। मैंने ये नहीं बोला कि बेरिलियम कलरलेस होगा, मैंने बोला कि इनके कंपाउंड्स कलरलेस होंगे, याद रखना। ठीक है। सो इन सभी के कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, कलरलेस। इनका अपना फ्लेम कलर अलग होता है, कंपाउंड कलरलेस होंगे। सो फ्लेम टेस्ट भी आ गया, लीजिए। तो पहले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीरियम के कलर याद करके देखो, तुमको याद है या नहीं। नहीं है तो इस वीडियो के बाद उनको भी रिवाइज कर लेना। अब होता क्या है कि हमारी केमिस्ट्री लैब के अंदर वी हैव अ बंसन बर्नर। तो अगर हम स्पैचुला के अंदर, स्पैचुला इस केमिस्ट्री में स्पून होती है एक, इनको लेते हैं और इनको बर्न करते हैं तो हमें कैसा कलर मिलता है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज़ बहुत छोटा है, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर इनके इलेक्ट्रॉन्स को आपको एक्साइट करना है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और इस फ्लेम की एनर्जी बहुत कम होती है। फ्लेम की क्या एनर्जी होगी, कुछ भी नहीं। तो ये जो फ्लेम है इनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट नहीं करा पाता, और एक्साइट नहीं करा पाता इसलिए इनका कोई कलर फ्लेम के अंदर नहीं होता है। आई रिपीट, इनका कोई कलर फ्लेम के अंदर नहीं होता है। बट बाकी 3 का देखें तो इसका ब्रिक रेड होता है, इसका क्रिम्सन रेड होता है, और इसका होता है एप्पल ग्रीन। तो आप इसको BCA से याद कर सकते हो। ठीक है, BCA क्या किया, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो आप ये याद रखना, बेरिलियम मैग्नीशियम फ्लेम के अंदर कोई कलर नहीं देते। अब आप मुझे बताना, अगर आपने कलर रिवाइज कर लिया कि ग्रुप 1 और 2 में कौन से 2 स्पीशीज ऐसी हैं, कौन से 2 मेटल्स ऐसे हैं जिनका कलर सेम है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो अब इनका साइज हो गया है छोटा। साइज छोटे होने से क्या होगा, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी शो करेंगे जब आपके पास हायर एनर्जी वाली रेडिएशंस होंगी। ठीक है। सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया था कि जब भी कोई मेटल लिक्विड अमोनिया के अंदर डाला जाता है तो वो सॉल्युबल हो जाता है, एंड सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक हो जाता है, कंडक्टिंग हो जाता है। ठीक है। बट ये जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है बच्चों, ये जो बेरिलियम मैग्नीशियम है इनका साइज़ छुटकू है, साइज़ है इनका छुटकू, और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। इसी वजह से ये दोनों लिक्विड अमोनिया के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, और लिक्विड अमोनिया के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते इसका मतलब ये डायामैग्नेटिक ही रहेंगे। जो डिज़ोल्व हो जाएंगे वो पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे, जो डिज़ोल्व नहीं होंगे वो डायामैग्नेटिक ही रहेंगे। सो बेरिलियम मैग्नीशियम डिज़ोल्व नहीं होते, बाकी सब हो जाते हैं, एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सो अब आप देख सकते हो, नाउ यू कैन रीड दिस क्वेश्चन। So this question you can see, इस क्वेश्चन में क्लियर पूछा आपसे, जेईई एडवांस का मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन लिक्विड अमोनिया विद लो कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट पैरामैग्नेटिक। नॉट पैरामैग्नेटिक मतलब कौन पैरामैग्नेटिक नहीं है, मतलब कौन डायामैग्नेटिक है, बता दो जरा। जो डिजोल्व हो जाते हैं वो पैरामैग्नेटिक, जो डिजोल्व नहीं होते वो डायामैग्नेटिक। सो कौन से 2 ऑप्शन ऐसे हैं इन चारों में से जो डायामैग्नेटिक है, चैट में बताना। हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो आप देखिए, जो हाइड्रेशन एनर्जी है उसमें क्या चेंज आएगा। सो लेफ्ट से राइट आने पे क्या हो गया है, साइज हो जाता है छोटा, और साइज छोटा तो आपको याद होगा जो जितना छोटा पानी में उतना मोटा, मतलब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, तो ये छोटा है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और ये बड़ा है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो ऊपर से नीचे जाने पे हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस। रिएक्टिविटी की बात करें तो जब आप ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में आ गए, अब साइज हो गया छोटा,
है ना, सब बहुत सिमिलर है, बहुत ईजी है। साइज छोटा हो गया तो अभी क्या हो जाएंगे, रिएक्टिविटी इनकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहते, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। सो दैट इज़ वाई दे आर लेस रिएक्टिव। और ये जो बेरिलियम मैग्नीशियम है ना, इनकी तो आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि ये सिर्फ अपने ऑक्साइड्स ही बनाते हैं, BeO MgO। बट कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये अपने परऑक्साइड तक जा सकते हैं। परऑक्साइड याद है ना, दिस इज परऑक्साइड, -12 दिस इज सुपर ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लस्चरस। सो ये भी जेई नीट का क्वेश्चन है कि लस्चरस जो होता है इनका सरफेस वो क्यों होता है। तो क्योंकि इनके जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन हैं, जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, वो ऑसिलेशन करते हैं, मूव करते हैं, जिसकी वजह से इनका कलर जो होता है, जो इनका सरफेस होता है वो चमकता है। इट इज़ ब्राइट। बट ये तुम सबके चेहरों से कम शाइनी है, यू गाइज आर मोर ब्राइट। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स। देखिए इनका साइज क्या हो गया, साइज छुटकू हो गया है ना। अब साइज छुटकू हो गया तो ये कहीं पर भी जाके आराम से बैठ सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाके आराम से जाके घुस सकते हैं, है ना, आराम से जाके बैठ सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है अब ज़्यादा बनाएंगे। ठीक है, और इन सब में छोटा साइज किसका है, इसका। तो ये कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बनाएगा और इसका साइज बड़ा है तो ये कॉम्प्लेक्स कम बनाएगा। स्ट्रेंथ या सॉफ्टनेस की बात करें तो ग्रुप 1 से 2 में जैसे जैसे आए हम, साइज छोटा हो गया, जिसकी वजह से इनके बीच में फोर्सेस हाई हो गई, और फोर्सेस हाई हो गई तो मतलब ये हार्ड हो गए। ठीक है, और आपको पता भी है उधर BCC स्ट्रक्चर बनता था, इधर BCC HCP FCC तक बनता है, और FCC में जो आपकी पैकिंग फ्रैक्शन है वो 74% है ना, तो बढ़ गई ना, तो द हार्डनेस हैज़ इंक्रीज्ड, है ना। और ऊपर से नीचे जाएंगे तो हार्डनेस कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि साइज़ बढ़ गया ना, तो हार्डनेस भी आपको क्लियर है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर भी आपको एक बढ़िया चीज़ देखने को मिलेगी। अगर आप ग्रुप 1 को ग्रुप 2 के साथ कंपेयर करो तो अभी बताया मैंने ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कैसे हैं, छोटे हैं, इनकी हार्डनेस ज़्यादा है, और हार्डनेस ज़्यादा है तो इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। और यहाँ पर भी आपको मैग्नीशियम कैल्शियम के बीच में एक एनोमलस बिहेवियर देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्यों होगा, ऐसा सिंपल से इसलिए होगा क्योंकि कैल्शियम के अंदर, मैग्नीशियम के अंदर डी ऑर्बिटल नहीं है और कैल्शियम के अंदर आ गए डी ऑर्बिटल्स। सो इन डी ऑर्बिटल्स की वजह से जो बॉन्ड्स हैं कैल्शियम के अंदर, मेटेलिक बॉन्ड्स, वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और अगर कैल्शियम के अंदर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉन्ड्स को तोड़ने में एनर्जी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी, हेंस उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। आप देख सकते हो, बाकी सब नॉर्मल है। तो ये सब पॉइंट्स अपने नोट्स में हाईलाइट करके लिखना। रिड्यूसिंग नेचर की बात करें, रिड्यूसिंग नेचर मतलब कौन अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा, तो जिसका जितना बड़ा साइज उतनी ही कम आयनाइजेशन एनर्जी और उतनी ही जल्दी वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, दे देगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जेई में बैठो, नीट में बैठो, एडवांस में बैठो, मेंस में बैठो, कहीं पर भी बैठो, ठीक है, ये सब लेवल बढ़िया लेवल मैंने पढ़ाया है, और एक एक वीडियो बहुत सोच समझ के आपके लिए बना रहा हूँ, आप बस अच्छे से इनको पढ़ते रहना। सो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का आप याद रखना, कैल्शियम का ज़्यादा होता है मैग्नीशियम से। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी अभी मैंने बताया, जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन दे देता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है क्या, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ती है, नीचे से ऊपर जाते हैं तो बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, अब ये क्या, इनका साइज़ छोटा हो गया है ना, ग्रुप 2 का साइज़ क्या हो गया है, छोटा हो गया। साइज़ छोटा हो गया तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देंगे, इसका मतलब ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कंपेयर टू ग्रुप 1। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया बेटा, अगेन नीट एम्स का क्वेश्चन, कि किसकी मोबिलिटी ज़्यादा है एक्वस सॉल्यूशन में।
तो जो जितना छोटा पानी में उतना मोटा, और मोटे लोग कैसे चलते हैं? धीरे धीरे चलते हैं, तो उनकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चैट में बताना मुझे, हर एक क्वेश्चन का आंसर देना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है बच्चों। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर देना, उससे मुझे पता चलेगा कितने बच्चे इसको सही में अच्छे से पढ़ रहे। नेक्स्ट है एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। तो बेरिलियम क्या है? अपने ग्रुप के अंदर सबसे ऊपर बैठा है, टॉप पे, इसका साइज सबसे छोटा है, ठीक है, और आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो ये बाकी से जो इसके ग्रुप में एलिमेंट्स है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उनसे अलग कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है। तो अभी चलो देखते हैं क्या। एक तो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है, मैंने तुमको बताया था, है ना। बेरिलियम सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है ना, बट बाकी सब कितने बॉन्ड बना सकते हैं? दे कैन फॉर्म 6 बॉन्ड्स, क्योंकि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उनका इस्तेमाल कर लेते हैं वो। बेरिलियम के जो ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स हैं, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको, वो कैसे होते हैं? दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब वो एसिड और बेस दोनों का ही प्रॉपर्टी शो करते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप की बात करें, सो बेरिलियम, मैग्नीशियम, और आप इससे थोड़ा आगे जाओगे तो यहाँ बोरोन और एल्यूमिनियम मिलेगा 13th ग्रुप में। ये दोनों अपना सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप देख सकते हो, जो चार्ज टू साइज का रेशियो है, या चार्ज टू रेडियस का जो रेशियो है बेरिलियम और एल्यूमिनियम का, वो बराबर बराबर आता है, ठीक है। बेरिलियम में चार्ज ज़्यादा है, सॉरी, बेरिलियम के अंदर +2 चार्ज है, एल्यूमिनियम के अंदर +3। सो एल्यूमिनियम के अंदर क्या है? चार्ज ज़्यादा है, बट आप उधर जाओगे लेफ़्ट टू राइट तो धीरे धीरे साइज़ भी कम होता है। तो अगर आप रेशियो देखते हो, आपको निकालना नहीं है, सिर्फ समझना है, तो वो ऑलमोस्ट सेम आता है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत सेम हो जाती हैं। तो आप पढ़ सकते हो, एल्यूमिनियम और बेरिलियम दोनों पे एसिड का कोई अटैक नहीं होता, दोनों सेम हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। आप देख सकते हो, एल्यूमिनियम भी सेम टाइप का हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। फिर ये देवी प्रसाद ट्रिक है अपनी, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। क्या ये ब्रिज कंपाउंड्स बनाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे, BeCl, Cl, Be, तो ये ब्रिज हो गया ना, क्लोरीन, ठीक है। फ्रिडल क्राफ्ट कैटलिस्ट, कुछ बच्चे पूछ रहे सर ये क्या है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेटा एक रिएक्शन होती है फ्रिडल क्राफ्ट, ठीक है, अल्काइलेशन, असाइलेशन। इसमें बेंजीन के ऊपर हम जैसे CH3 CH2Cl डालने लगे, तो वहाँ पर हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, जैसे AlCl3, है ना। तो ये वही बता रहे हैं आपको कि वहाँ हम इनको एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है इनकी कॉम्प्लेक्स बनाने की, क्योंकि साइज़ छुटकू है, जितना छुटकू साइज़ उतनी जल्दी बना लेते हैं कॉम्प्लेक्स। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, देखो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था सोडियम और पोटेशियम की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पे। जेई मेंस अभी जो 25 को पेपर हुआ था ना, सेकंड शिफ्ट उठा के देख लेना, यही पूछा है कि सेल के अंदर कौन होता है और सेल के बाहर कौन होता है, सोडियम अंदर होता है या पोटेशियम अंदर होता है। सीधा मैच द कॉलम में यही क्वेश्चन आया है। तो मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर इन वीडियोस को तुम बहुत अच्छे से देखोगे, एस ब्लॉक में किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, जेई एडवांस तक, कहीं प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। सो क्या इंपॉर्टेंस है इनकी देख लेते हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्लोरोफिल है, इसके अंदर जो मेटल प्रेजेंट है वो मैग्नीशियम होता है, ऑलरेडी जेई नीट में पूछा जा चुका है। बोन्स और टीथ के अंदर 99% कैल्शियम होता है, विच इज़ यूज इन ब्लड कोएगुलेशन, ठीक है, और न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस। 2 हार्मोन है जो इसको कंट्रोल करते हैं कैल्शियम को, कैल्सिटोनिन एंड थायराइड, पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। तो ये जितनी भी आपको मैंने बातें बताई हैं, इनको आप ध्यान में रखना बेटा, एंड इस वीडियो को 2-3 बार देखो, अच्छे से अपने नोट्स बनाओ, एंड देन रिवाइज दोज नोट्स अगेन, सो यू कैन विन इफ़ यू वांट, ठीक है। अब चाहते तो सभी हैं, बट सभी का सिलेक्शन क्यों नहीं होता? बिकॉज आप चाह तो रहे हो, बट यू आर नॉट गिविंग योर एफर्ट्स। सो एफर्ट्स दो, एफर्ट्स मतलब डू मोर एंड मोर, एंड ये वीडियोस अच्छे से देख के तैयार करके रखो, सो दैट जिस दिन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या टफ क्वेश्चंस का वीडियो डालूंगा, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे, वो लास्ट वीडियो होगा, ठीक है।
तो वो आप सॉल्व करने के एबल होने चाहिए, ठीक है। मुझे डिफरेंस दिखना चाहिए। और दूसरा सॉलिबिलिटी पे एक मैं बहुत बढ़िया ट्रिक वाली वीडियो लेके आऊँगा। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर सॉलिबिलिटी के ऑर्डर हमें नहीं आते। आज इस वीडियो से आपको हाइड्रेशन एनर्जी का आइडिया लग जाएगा। एंड आई कैन बेट यू, जब आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा ना, ये ट्रिक वाला वीडियो होगा, तो सारे सॉलिबिलिटी के ऑर्डर आपके हो जाएंगे, ठीक है। सो यहीं पर इस वीडियो को एंड करेंगे बेटा। कीप स्माइलिंग एंड कीप स्कोरिंग। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन का ध्यान रखना एंड कीप लाइकिंग। बाय बच्चों।